बात कर रहे हैं हम किस चीज की? हमने लास्ट क्लास में ना आपको एटम का रेडियस बताया था, ठीक है, एटॉमिक रेडियस, और ये बताया था इधर जाते वक्त एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन कैसे होता है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन कैसे होता है डी ब्लॉक में। ठीक, मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये टर्म क्या है। देखो टर्म, देखो क्या है, वहां ये टर्म देखी थी हमने, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इस टर्म की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अब जरा इसको तसल्ली से समझते हैं, ठीक है, एक एक करके पॉइंट समझेंगे। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? स्लो एंड स्टेडी डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। ठीक है, किसका? लेंथेनॉइड का। हाँ, डिक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ लेंथेनॉइड्स एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट। क्या बात ठीक है? स्लो और स्टेडी डिक्रीज होता है एटॉमिक साइज का लेंथेनॉइड्स के, अगर हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट। खत्म कहानी। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब हम एक एक करके चीजें लेते हैं और समझते हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं लेंथेनॉइड की। अगर मैं आपसे लेंथेनॉइड की बात करूं तो जरा ध्यान देना, होता क्या है लेंथेनॉइड में लास्ट इलेक्ट्रॉन, लास्ट नहीं, लास्ट बट वन नहीं, लास्ट बट टू में जाता है, टू में ऐड होता है। ये बात समझ में आई? बोल बेटा प्राची, लो अनम्यूट ही कर रहा हूं। देखो अब बोल, ये बात समझ में आई बेटा? अगर मैं तुमसे ये कहूं, ध्रुव ध्यान दे, ये एक न्यूक्लियस है, जरा ध्यान दे, न्यूक्लियस दिख रहा है तेरे को? शेल गिन, शेल गिन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रॉन तो यहां ऐड हो रहे तो अट्रैक्ट होंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन यहां ऐड हो रहे तो भी अट्रैक्ट होंगे, यहां हो रहे, यहां हो रहे, यहां हो रहे, लेकिन सिक्स तो लग चुका है, 6s चालू हो चुका है। अच्छा, अब एटम कितना है? 6s जितना बड़ा ना। मैं इलेक्ट्रॉन कहां ऐड कर रहा हूं? 4f में। कहां ऐड कर रहा हूं? बोलो। 6s जितना एटम है, ठीक है। इधर आ एक बार, हाँ हाँ जल्दी आ, जल्दी। देखो इससे बात सुनना बेटा जरा। देखो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और एटम जो है ना हमारा, एटम महंगा न्यूक्लियस है, गोरा न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस दिख रहा है आपको? न्यूक्लियस से छठे पे हैं हम। किस पे हैं? छठे पे। छठे से अगर पूरे एटम को दबाऊंगा तो पूरा एटम दबेगा ना, लेकिन अगर मैं सिर्फ 4 ही दबाऊं तो, 4 दबाओगे तो आप कहोगे भैया उतना एटॉमिक साइज में चेंज नहीं आएगा। 6 से दबाता, ये अगर छठे वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होता तो पूरा का पूरा एटम छोटा हो जाता, लेकिन ये किसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है? सिर्फ चौथे के, सिर्फ चौथे के। अब अगर मैं ये कहूं, कहां गया, क्या नाम है इसका, ध्रुव, देख एटम देख तेरा कितना बड़ा है। ये एटम है, एटम दिखा? और एटम का साइज देख कैसे चेंज हो रहा है। बेटा उसको बाहर बोल दियो, रुक जाएगा 2 मिनट के लिए। देख एटम का साइज, अगर मैं छठे के इलेक्ट्रॉन बढ़ाता जाता तो पूरा का पूरा एटम कम हो रहा है। बोल। अच्छा, लेकिन अगर मैं तेरे से कहूं नहीं, छठे के नहीं हो रहे, सिर्फ चौथे के कम हो रहे हैं, क्या एटम है पूरा? तू कहेगा भैया साइज तो कम होगा, थोड़ा बहुत हिलाओगे तो थोड़े से वो अंदर आएंगे, लेकिन बाहर वाले का अगर आप 6s से कम करना चालू करते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो अगर आपके लास्ट बट टू शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे तो साइज डिक्रीज नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, सुकड़ेगा हल्का सा, समझा? तो इसको हम क्या कह देते हैं?
पुअर शील्डिंग, क्या बोल देते हैं, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f। क्या ये बात समझ में आई? एक मिनट रुको, तो ये वाली बात याद रहेगी, ठीक है। अब मैं आपसे बात करता हूं किस चीज की, हमने आपसे बात कर ली किसकी, कॉन्ट्रैक्शन की। कब? जब 4f में इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, किसमें आ रहे हो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसमें ऐड हो रहे हो, अच्छा। तो आपने कहा भैया साइज का पता चल गया, साइज छोटा हुआ, ठीक है, साइज कितना छोटा हुआ। अब हम नॉर्मल केस लेके चलते हैं। नॉर्मली आपने कहा कि भैया यहां से यहां जाते वक्त 10 पिकोमीटर कम होता है, 10 से 15 पिकोमीटर लेते, ठीक है। तो लेंथेनॉइड के पहले से 14वें एलिमेंट तक आते वक्त, पहला कौन सा है, लेंथेनियम, और आखिरी कौन सा है, लुटेटियम। ये 14 एलिमेंट चलने में कितना एटॉमिक साइज का फर्क आया, सिर्फ 11 पिकोमीटर। ये तो बहुत कम है, ठीक है। ऐसा लग रहा है सिर्फ एक ही एलिमेंट गायब हुआ, कितने एलिमेंट गायब हुए, सिर्फ एक, ठीक है। तो इसे क्या कहोगे, साइज का डिक्रीज होना या कॉन्ट्रैक्शन होना। अब देखो ये नॉर्मली कैसा होता है, साइज डिक्रीज ऐसा, देख रहे हो, ये साइज डिक्रीज है। और यहां पर साइज कैसा डिक्रीज हो रहा है, ऐसा। तुम कहोगे हाँ भैया बहुत हल्का सा पता चल रहा है कि कुछ कम कर रहे हो, बहुत हल्का कम हुआ है लेकिन ना के बराबर। पहले वाला इतना बड़ा था और दूसरे वाला इतना है, और यहां पर इतनी देर में तो साइज का नाश हो जाता है, ठीक है, नॉर्मली 14 एलिमेंट में, ठीक है। तो वो कहता है एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन जब निकलते ऐड होते तो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन बढ़ती है। याद रखो, याद रखो कि ये होता है न्यूक्लियस। जब भी हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड होते हैं वो अट्रैक्शन दिखाते हैं सेंटर की तरफ, और सेंटर की तरफ अट्रैक्शन दिखाते हैं तो वो खिंचने लगते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं और साइज छोटा होने लगता है, ठीक है। तो वो कह रहा है इतना ज्यादा असर नहीं पड़ता अगर 4f में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं एज कंपेयर टू। फिर वो कहता है अच्छा इससे कंसिक्वेंसेस क्या हुआ, इसके परिणाम क्या निकले। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन तो बता दिया आपने, कारण उसका क्या है, 4f की पोर्ट शील्डिंग। दूसरी बात, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे, लास्ट बट 2 में जा रहे, लेकिन इसके कंसिक्वेंसेस क्या है, इसका परिणाम क्या हुआ, इससे हुआ क्या, क्या लगा आपको क्या हुआ इससे। प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर। क्यों, क्यों सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की प्रॉपर्टी सिमिलर क्यों हो गई। पहले सेकंड ट्रांजिशन सीरीज देखो, फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज देखो। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के बाद जो थर्ड आती है उसका पहला एलिमेंट ही लेंथेनियम है, पहला एलिमेंट ही कौन है, इसी के बाद तो लग गया लेंथेनॉइड। और यहां पर कितने का गैप आ गया, 11 पिकोमीटर का। नीचे आते वक्त 10 से 15 पिकोमीटर बढ़ता है। क्यों, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, तो पहले जितना था उससे ज्यादा नीचे वाले का होगा, उससे ज्यादा उससे नीचे वाले का होगा, उससे ज्यादा उससे नीचे वाले का होगा। लेकिन यहां पर इतना तो डिक्रीज हो गया। ये क्या डी ब्लॉक की वजह से हुआ, नहीं नहीं नहीं, ये हुआ है लेंथेनियम की वजह से, लेंथेनॉइड्स की वजह से। तो लेंथेनियम सीरीज की वजह से जो हुआ वो यहां पर उसको कम कर देगा। तो नीचे जाते वक्त जो इंक्रीज हुआ था साइज में, वो डिक्रीज इन साइज की वजह से कंपनसेट हो गया। क्या ये बात ठीक है ध्रुव। तो इसका एक कंसिक्वेंस हो सकता है जो प्रॉपर्टीज है सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की, वो कैसी होगी, कैसी होगी, सिमिलर, ठीक है। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, अगर मैं आपको यहां पर लिख के दूं बहुत सारे हाइड्रोक्साइड, अब देखना इसका साइज तो बड़ा है और ल्यूटेटियम का साइज कैसा है, छोटा है। लेंथेनियम का साइज क्या है, बड़ा। ल्यूटेटियम का साइज थोड़ा सा छोटा है लेकिन छोटा है। तो आप कहोगे जिसका साइज छोटा है वो आसानी से OH नहीं छोड़ेगा, यानी कि उसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा। तो कोई तुमसे पूछे कि जो इनके हाइड्रोक्साइड होते हैं उनका बेसिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज क्यों होता है, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ लेंथेनियम या लेंथेनॉइड्स, लेंथेनियम सीरीज के एलिमेंट्स या लेंथेनॉइड्स डिक्रीज। क्यों, क्योंकि उनका साइज डिक्रीज करता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तीसरा पॉइंट, और भी कोई कंसिक्वेंस है, वैसे तो बहुत सारे हैं, ये पूछा जाता है अगर कभी थ्योरेटिकली तो ये 3 दे देते हैं,
तीसरा क्या है, अब मुझे बताओ क्या ये लेंथेनियम और ये जो और बहुत सारे एलिमेंट आए ल्यूटेटियम तक, इनके साइज में बहुत बड़ा फर्क है या एक एक पिकोमीटर का फर्क है? अच्छा, तो क्या होगा, इनको साफ करना मुश्किल हो जाएगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ लेंथेनियम सीरीज इज डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट, ठीक है, बाय ओर। उनका जो ओर है ना, उसके ओर में अगर एक से ज्यादा लेंथेनियम आपको पाया गया तो वहां से आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? अब मैं आपको कुछ छोटा सा किसका एग्जांपल देता हूं। आपने ली छन्नी, इस छन्नी में आपने क्या छाना, एक चीनी और एक नमक, क्या छन जाएगा? हाँ, चीनी ऊपर रह जाएगी, नमक नीचे रह जाएगा। फिर तुमने कहा नहीं भैया हमने छन्नी ली और अब क्या छाना, नमक और बूरा। बूरा देखा ना, पाउडर होती है जो चीनी की। तो बताओ ये दोनों आसानी से साफ होंगे या ये दोनों आसानी से साफ होंगे? तो अगर साइज में डिफरेंस ज्यादा हो तो उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस ज्यादा होता है, उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस ज्यादा हो तो उनको एक्सट्रैक्ट करना आसान हो जाता है। समझ रहे हो? क्योंकि जब हम किसी चीज को अलग करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे करते हैं। यहां क्या हुआ, यहां तो प्रॉपर्टीज इनकी लगभग सिमिलर हो गई। क्यों? क्योंकि सबका साइज लगभग सिमिलर है। तो इनको एक्सट्रैक्ट करना मॉडर्न तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, जियोलाइट वगैरह से, वरना इनको एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये था आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किस बात पे काम करता है कि जो लेंथेनियम सीरीज है उसके एलिमेंट्स का, उसके एलिमेंट जो है उनका साइज डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट। लेकिन वो कितना होता है, बहुत स्लो होता है वो डिक्रीज, और स्टेडी होता है, लगातार होता रहता है लेकिन बहुत स्लो होता है। इतना कम होता है कि 14-15 एलिमेंट में भी एक ही एलिमेंट का असर दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे आपका टॉपिक हो गया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब हम बात कर रहे हैं आपसे एटॉमिक साइज वाली बात को एक किनारा करके दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं जिसका नाम है आयनाइजेशन एंथैल्पी। डी ब्लॉक के एलिमेंट ज्यादातर मेटल है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का तो सवाल ही नहीं उठता। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लो होती है, बस ये ध्यान रखना, बहुत कम नेगेटिव। ठीक है, नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, बहुत ज्यादा नेगेटिव, और वहां पे इसकी बात भी करते हैं, यानी कि पी ब्लॉक में हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं, जिसमें से 17 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन यहां पर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात ना करके आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करेंगे। पहले तो इसका मतलब समझो, आयनाइजेशन, आयनाइज करने के लिए जो चेंज इन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे कहते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक, सिंबल अगर कोई मांगे तो डेल्टा आई एच। अब होता क्या है, अगर कोई एलिमेंट अकेला हो और गैसियस हो और उसको मुझे आयन बनाना हो, अकेला हो और गैसियस हो और उसे मुझे आयन बनाना हो, तो वो उसके लिए जो मुझे एनर्जी चाहिए होगी वो कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी वो कम से कम एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है किसी अकेले गैसियस आयन को कन्वर्ट करने में, उसको कैटायन में कन्वर्ट करने में। हाँ, और ग्राउंड स्टेट, और बिल्कुल सही, अकेला हो, आइसोलेटेड हो और ग्राउंड स्टेट पे। ठीक है, अब हमने आपसे बात करी डी ब्लॉक के एलिमेंट की। एलिमेंट किसका है, डी ब्लॉक का एलिमेंट। अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना तो पहले ये लिख लो, देखो NS2 N-1 डी 1 से लेके 10 तक। मेरा क्वेश्चन है शिवम से, शिवम लास्ट शेल कौन सा है, NS या N-1 डी? NS। तो लास्ट शेल में तेरे को इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे? लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2। तो पहला क्वेश्चन आया कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो उसकी होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसमें सम ऑफ 2 आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत लो होता है। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर पड़े। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से छोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा, करेगा क्यों? क्योंकि बाहर वाले शेल में। अब यहां से क्वेश्चनों का दौर चालू। पहला, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का सम क्यों कम होता है? क्यों कम होता है? तो जवाब है क्योंकि उनके 2 इलेक्ट्रॉन ही बैलेंस शेल में होते हैं। क्या बात समझ में आई प्राची?
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, स्कैंडियम। अगर स्कैंडियम को देखो तो 3d1 4s2। अब जैसे ही उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए प्राची यहां पर? अब अब प्राची ने कहा भैया 3d1 एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अब क्या एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता? देखो उसके 2 रीजन हो सकते हैं। एक तो उसको अकेले में डर लगता है, ये भी है, मानते नहीं एनसीईआरटी वाले, लेकिन इसका रीजन ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन भी हम दे देते हैं तो उसको एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिलती है p6 की, 4p6 की। तो कोई पूछे कि स्कैंडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता, स्कैंडियम पहला क्वेश्चन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता। दूसरा क्वेश्चन, स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाता है। दोनों का रीजन क्या है? टू ऑब्टेन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन p6, p6 पाने के लिए। ऐसा नहीं है कि डी के एक इलेक्ट्रॉन को अपने 5 कमरों में अकेले में डर लगता है। दिक्कत यह है कि वो p6 बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? तो ये बात तो समझ में आ गई। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, अब जरा इसको देखो, स्कैंडियम के बाद दूसरा कौन आता है? टाइटेनियम या वेनेडियम? मैं इसमें कंफ्यूज रह जाता हूं। ठीक है, तो तुमने कहा कि भैया 4s2 3d2, तो ये +2 दिखाएगा। अरे खुशी खुशी दिखाएगा। क्या है? +4 दिखाएगा, +4 भी दिखाएगा, +4 भी दिखाएगा। लेकिन एक बात बताओ, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते आप किसी से। ठीक है, मेटल शरीफ आदमी, थप्पड़ मार के 1 ले लिया, थप्पड़ मार के 2 ले लिए, तीसरे में मारोगे तो वो भी मार सकता। तो इसका मतलब इतना भी आसान नहीं, दिखा सकता है, लेकिन ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने के लिए उसको और तगड़े गुंडे चाहिए। इसका मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीजें चाहिए, वो देखेंगे हम। टाइटेनियम के बाद कौन आता है? वेनेडियम। तो वेनेडियम भी +2 भी दिखाएगा, +2 दिखाएगा, बहुत अच्छे से दिखाएगा, +5 भी दिखाएगा, मतलब पांचों भी छोड़ेगा। बात ठीक है? सारे भी दे देगा, मतलब हाँ, ऑल भी छोड़ देगा। अब बात आई क्रोमियम की। इसकी बात ये अलग है। पहली बात तो ये 4s1 और 3d5 रखता है। क्यों? हाफ फील्ड स्टेबिलिटी की वजह से। वुंस ने कहा था हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं इनकम्प्लीटली फील्ड से। क्या इस बात से आप एग्री करते हो? दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूं ये 4s1 और 3d5 वाली बात है, तो क्या ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखानी चाहिए क्रोमियम को, लेकिन नहीं दिखाता, वो दिखाता है +2, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। अब दिक्कत आई, क्यों? क्या ये हाफ फील्ड नहीं बनना चाहता? ये हाफ फील्ड बनना चाहता है, लेकिन एक थ्योरी आई और होती क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वो कहती है कि 2 तरीके के लोग होते हैं, टेट्राहेड्रल, बात को समझना, और ऑक्टाहेड्रल। इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेट्राहेड्रल में जो 5 होते हैं, ये 1 2 3 4, ये 5 डी ब्लॉक के जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, ये अपने आप को ना अपनी एनर्जी के हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 2 और 3 में, नीचे 2 ऊपर 3, T2G EG। ठीक है, 5 डब्बे थे, 5 को 2 में तोड़ दिया, नीचे इसमें EG नीचे होता है, ये देख लेना बेटा है EG T2G। देख भाई 5 शेल थे, पांचों की एनर्जी बराबर थी। ठीक है, एक सब शेल के सारे ऑर्बिटल्स डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, सबकी एनर्जी बराबर होती है। लेकिन अगर देखा जाए ज्यादा होने लगते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, 2 नीचे रहते हैं, 3 ऊपर रह जाते हैं। तो F में क्या होगा, 3 नीचे रह जाएंगे, 4 ऊपर हो जाएंगे। F और D के अंदर ज्यादा हो गए थे ना इलेक्ट्रॉन्स, तो उन्होंने अपने आप को तोड़ लिया। क्यों? रिपल्शन की वजह से। और जब तोड़ा तो अब उन्होंने कहा कि भैया यहाँ एक गैप आ गया हमारे बीच में, टेट्राहेड्रल में तो इसको डेल्टा टी कह रहा हूं। डेल्टा टी के लिए एनर्जी चाहिए 10 15 20 25, पेयरिंग के लिए भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन आया, पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने पूछा, वही पहला इलेक्ट्रॉन आ गया, कोई दिक्कत नहीं।
यहां पे आता तो भी ऐसे ही रहता। दूसरा आया, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, तीसरे इलेक्ट्रॉन से पूछा भाई इसके साथ जोड़ा बनाना है या ऊपर जाना है। इसने कहा जोड़ा बनाने में क्या है, रिपेल करेगा तेरे को, कितने 500 खर्चा है। अच्छा ऊपर भेज दे तेरे को, नहीं 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 नहीं, ऊपर 1000 का खर्चा है। उसने कहा मैं जोड़ा ही बना दूंगा। अगर अगर पेयरिंग की एनर्जी कम होगी तो थर्ड इलेक्ट्रॉन विल पेयर्ड अप इन ईजी। क्या है बात ठीक है? ध्यान दो दोबारा से, थर्ड इलेक्ट्रॉन विल पेयर्ड अप इन ईजी, ये बात ठीक है। दूसरी बात, अब अगर डेल्टा टी छोटा हो पेयरिंग से, मतलब अब पेयरिंग के कितने हैं, वो कह रहा है पेयरिंग करने में रिपल्शन है 2000 रुपए की, तो कह रहा है 1000 रुपए से मैं ऊपर ही चला जाऊंगा। वो थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर डेल्टा टी छोटा है पेयरिंग से, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन विल मूव इन T2G। क्या ये बात समझ में आई प्राची? प्राची नहीं समझ में आई तो इस वाले को देख, अगर ये D है, अगर इसको इस तरीके से तोड़ा, 3 डब्बे नीचे 2 डब्बे ऊपर, T2G नीचे EG ऊपर। T2G EG से परेशान मतलब सिर्फ उनके नाम है, ठीक है, कुछ भी शीला सुशीला कुछ भी रख सकती थी, T2G और EG रख दिया, ठीक है। अब मैंने तेरे से कहा कि इलेक्ट्रॉन भर, पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, अब चौथा आएगा। चौथा कहां आएगा? अगर पेयरिंग की एनर्जी ज्यादा हुई, डेल्टा ओ से, डेल्टा क्या है? गैप, ये एनर्जी का गैप है, ठीक है, इन दो ऑक्टाहेड्रल डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स में। तो अगर पेयरिंग की एनर्जी ज्यादा हुई बेटा, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ईजी में। लो, और अगर पेयरिंग की एनर्जी कम हुई तो पेयर कर लेगा, तो जहां एनर्जी कम हुई है वहां जाएगा। अब समझ में आया प्राची? तो इसका मतलब तू कहेगी इससे हुआ क्या, अरे इससे तो बवाल मच गया, हाफ फील्ड। एक और आ गई चीज, 3D भी हाफ फील्ड होते हैं। D3 किसी के पास भरे पड़े हैं ना, तो वो भी हाफ फील्ड है। क्यों? वो T2G हाफ फील्ड है। क्या है वो? तो ये चीज करने लग गया ये क्रोमियम। क्रोमियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने? 4s1 3d5। कितने? 4s1 3d5। तो इस हिसाब से इसके इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे देखना, 4s1 में से एक चला जाए और 3d में से भी 2 चले जाए, तो कितने बचेंगे? तो एक Cr3 प्लस बनेगा। क्वेश्चन आता है Cr3 प्लस क्यों बनेगा भाई? इसे Cr3 प्लस तो नहीं बनना चाहिए, कभी भी नहीं बनना चाहिए, इसको कोई फायदा ही नहीं है। तो हम कहेंगे इसको यहां पर हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, इसलिए ये 3d3 बनना चाहता। ठीक है, तो 3d4 से, हाँ जी बेटा, एक मिनट 3d4 से 3d3 बनाए। 3d4 में क्या था? Cr2 प्लस। अब मैंने आपसे पूछा 3d4 से 3d3 बना, हाँ इसको खुशी मिली। मैंगनीज का क्या? मैंगनीज अगर +2 बन गया तो इस वक्त तो 3d5 है, क्या वो स्टेबल है? बिल्कुल। लेकिन अगर वो +3 होता तो वो यहां स्टेबल नहीं होता। क्यों? 3d3 है। मैंगनीज, सॉरी 3d4 है। मैंगनीज 3d4 से 3d5 बनना चाहता है और क्रोमियम 3d4 से 3d3 बनना चाहता है। तो क्रोमियम जो है वो अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है। हाँ, क्या बोला मैंने आपको? कहां थे बेटा? मैंगनीज से। मैंगनीज ने ये सब करा। क्रोमियम जो है ना, क्रोमियम, भूल गया भाई कहां। हाँ, क्रोमियम अगर D4 में हो, का हो, तो वो D3 में कन्वर्ट होता है, वो +2 से +3 ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट होता है। लेकिन मैंगनीज वही D4 पे हो, हमने कहा इतना ही बढ़िया है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैंगनीज क्यों नहीं रहता +3?
ये उल्टे काम कर रहा है, मैंगनीज +2 में जा रहा है। अब वो पता है ऐसे नहीं बोलता, अब इतने आसान तरीके से बोल देगा ना तो एनसीईआरटी को पता, बच्चा जवाब दे देगा। और पता नहीं क्या बोलेगा, क्या कहेगा, क्रोमियम D4 से D3 पे जाता है और अपने आप को क्या करता है, अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है। मैंगनीज D4 से D5 में जाता है और अपने आप को रिड्यूस करता है। तो यहां पर जब ये रिड्यूस कर रहा होता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। क्यों? तो आपको जवाब क्या देना है, हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड, क्योंकि क्रोमियम जो है ना वो T2G हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन दिखाता है और ये नहीं दिखाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के, ठीक है। अब जब यहां तक आके फंस जाता तो क्या बोलते हैं, जैसे मान लो बोला, अब बच्चे ने कहा कि भैया ने बता दिया था क्रोमियम है D3 है, आता अपने को, हाफ फील्ड में स्टेबल है, ये D5 में स्टेबल है। फिर क्वेश्चन क्या आया कि D4 में बताओ क्या होगा, फिर क्या बोलते हो तुम, हायरी दैया, ये थोड़ी आता था हमें। नहीं नहीं नहीं, वहां ये नहीं करना है, वहां ये देखना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ध्यान रखना है बेटा। फिर वो 20 उठा लिया इसने। ऑक्सीडेशन, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो खुद को रिड्यूस करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो आप देखो वो आगे जाके क्या बन रहा है, वो D3 बन रहा है, D5 बन रहा है। अगर वो D5 बन रहा है तो कैसे बन रहा है, D3 बन रहा है तो कैसे बन रहा है, और जुगाड़ लगाओ। ठीक है, अब समझ में आया? बोलो प्राची। ऑक्टाहेड्रल की वो आप तेरे को अच्छा ये कह रही हाफ फील्ड किससे कैसे पता चलेगा, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल, वो मैं भी थोड़ा सा समझा देता हूं, फिर मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाऊंगा। वो टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। देख, टेट्राहेड्रल का मतलब क्या होता है, 4। अब बता यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है, 6, और यहां कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऐसे करके याद रख सकती है। आगे चल, आयरन की अगर मैं तेरे से बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4s2 3d6। अब तो स्टेबिलिटी आने लग गई, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट अब स्टेबल हो जाएगी, वो छोड़ देगी आसानी से। +2 3d6 नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन फिर उसने कहा वो एक और छोड़ देता है, बताइए क्यों। तो फेरस, हाँ फेरस तो बनता है, फेरिक भी बनता है, क्योंकि उसको चाहिए 3d हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। चाहिए कि नहीं चाहिए, 4s0 होगा, बिल्कुल सही। ये मैं चेक कर रहा था आपका ध्यान है या नहीं, तो ध्यान दो। यहां तक आयरन आ गया, आयरन आ गया। आयरन के बाद कौन आता है लौंडा, कोबाल्ट। अब कोबाल्ट के साथ क्या होता है, 4s2 3d7, कोबाल्ट और निकल। ठीक है, अब ये भी बड़े आसानी से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं और खुश रहते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज आती है, मैं एक निकल में करके दिखा सकता हूं आपको। निकल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4s2 3d8। अब पता कौन आया, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव एक लिगेंड आया। लिगेंड अगले उस चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ तुम ये समझ लो कि बहुत ज्यादा ताकतवर नेगेटिव चीज आई। कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या करा, उसने कहा कि भैया मैं 4s के इलेक्ट्रॉन ना मर्ज कर दूंगी इसमें और 4s खाली कर दूंगी। 4s खाली हो गया, काम बनाओ बॉन्ड। ऐसा कोई और कर सकता है नहीं, सिर्फ एक ही लिगेंड है जो ऐसा कर सकता है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब मैंने आपसे कहा जो निकल है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट, फ्लोरीन भी कर सकता है कुछ हद तक, बताऊं वो करवाऊंगा ना जब 9 चैप्टर में बताऊंगा कौन कौन कर सकते हैं। ठीक है, अब निकल के साथ इसने क्या कर दिया, इसने इसको 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही काम करवा दिया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक आयरन, एक कोबाल्ट और एक निकल, ये 3 ऐसे हैं जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन किसके साथ, सिर्फ CO लिगेंड के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। फिर बारी आई कॉपर की। कॉपर जो है उसके पास सबसे ज्यादा ताकतवर कॉन्फ़िगरेशन आ गई है, D10 कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये स्टेबल है, अल्ट्रा स्टेबल। तो क्या ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, पूरी सीरीज में पहला ऐसा एलिमेंट आया है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। ठीक है, पूरी सीरीज में पहला ऑक्सीडेशन स्टेट आया, पहला एलिमेंट आया जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि उसको उसके बाद क्या मिलती है, D10 कॉन्फ़िगरेशन। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये भी दिखाता है। ये बात विवादों में है, क्यों,
कब दिखाएगा प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट? ये हम नेक्स्ट क्लास में हाइड्रेशन एंथैल्पी से पूछेंगे, बताऊंगा। अच्छा जिंक को देखना, जिंक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? बेटा ध्यान रखना, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना कि कॉपर की आपने प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में नहीं बताया था, याद रहेगा? जिंक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? 4s2 3d10। इतनी ज्यादा स्टेबल है कॉन्फ़िगरेशन 3d10, वो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, 4s0, और इसके साथ ही रहता है, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। जिंक सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +2, कैडमियम सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +3, बाकी सारे एलिमेंट जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ज्यादातर एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर पड़े हैं। कॉपर सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाता है? कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, कौन सी? D10 कॉन्फ़िगरेशन। आयरन +3 क्यों दिखाता है? D5 कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए। क्रोमियम +3 क्यों दिखाता है? हाफ फिल T2G कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए, याद रहेगा? तो ये बातें करी हमने आपसे किसकी? आयनाइजेशन एंथैल्पी की, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की, ठीक है? बात ठीक है गलत है? काम चल जाएगा इससे। अब यहां पर आपकी वाली प्रॉपर्टी समाप्त, लेकिन नेक्स्ट क्लास में वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा कॉपर का। एक चीज और बताऊंगा, ई नॉट वैल्यू, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है? इसका ग्राफ बेटा मैं जब किताब खोलूंगा तब बताऊंगा, ठीक है?